Good morning, students. So in today's lecture what we are going to discuss is multi-programming. Then after that in the next lecture we'll understand the multitasking, and in the third lecture we'll see multiprocessing. जनरली स्टूडेंट्स क्या होता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग में क्या डिफरेंस होता है, इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. सो आई जस्ट ट्राई टू रिमूव दैट कन्फ्यूजन इन दिस कमिंग लेक्चर्स. तो बिफोर गोइंग टू द डिफरेंस बिटवीन द मल्टी टास्किंग एंड द मल्टी प्रोग्रामिंग, फर्स्ट वील अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द मल्टी प्रोग्रामिंग. मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है मोर देन वन प्रोसेस इन द मेमोरी विच आर रेडी टू एग्जीक्यूट. मतलब क्या होता है, अभी हम लोगों ने स्पूलिंग के अंदर देखा था. स्पूलिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि वो यूनि प्रोग्रामिंग था. मतलब जब तक के एक प्रोग्राम पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जो मेरा सीपीयू होगा, वो इट विल सिट आइडल. ठीक है. इसकी वजह से क्या होता था कि जो सीपीयू की मेरी यूटिलाइजेशन था वो बहुत पुअर था. लाइक फॉर एन एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैंने प्रीवियसली भी बताया था आपको. सीपीयू की लेट सपोज अगर स्पीड है 1.3 गीगाहर्ट्ज़, that means what? It means 2.3 into 10 raised to power 9. तो जब अगर मैं इसको टाइम में कन्वर्ट कर दूंगा तो इट विल बिकम 1 डिवाइडेड बाई 2.3 इंटू 10 raised to power 9. सो इट विल बिकम 1 बाई 2.3 इंटू 10 raised to power माइनस 9 सेकेंड. सो ये इसकी क्लॉक साइकिल है. मतलब इतनी फास्ट चलता है ये जो प्रोसेसर होता है हमारा. मैं अभी सिर्फ बात करूँ 2.3 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर की. तो वी कैन बाय सीइंग दिस टाइम वी कैन अंडरस्टैंड कि कितनी फास्ट हमारा जो सीपीयू होता है वो एग्जीक्यूट करता है. तो अगर मैं जब स्पूलिंग की बात करता हूँ तो स्पूलिंग में यूनि प्रोसेसर और यूनि प्रोग्रामिंग होती है. एक टाइम में एक ही प्रोग्राम होता है. जब तक वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं जाता तो मेरे को प्रोसेसर को सिट आइडल होना पड़ता था. इसकी वजह से क्या हुआ, एक नया कंसेप्ट आया विच इज़ कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग. अब मैंने क्या करा कि प्रोग्राम को डिवाइड कर दिया प्रोसेस में. प्रोसेस क्या होता है वी विल सी इन द कमिंग लेक्चर्स व्हाट यू मीन बाय प्रोसेस. फर्स्ट वील अंडरस्टैंड प्रोग्राम और प्रोसेस में एक ही कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा. तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने क्या करा, मेन मेमोरी के अंदर यहाँ पे आपने देखा मैंने लिख दिया P1, P2, P3 एंड Pn प्रोसेसेस. दिस इज माय सीपीयू. फाइन. सो व्हाट इट इज, ये क्या है, ये क्या चीज़ है. देखिए मैंने आपको बताया था सीपीयू द कंप्यूटर वर्ड कम्स फ्रॉम द कंप्यूट. कंप्यूट हमें करना होता है नंबर्स का. तो हमारे अंदर सिर्फ कंप्यूटर के अंदर दो ही तरह के ऑपरेशन होते हैं, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस. तो दो ही तरह के ऑपरेशंस होते हैं, या तो वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन होगा, या फिर वो लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे. तो इसकी वजह से वो कौन करता है प्रोसेसर के अंदर? ALU. तो मैंने यहाँ पे ALU बनाया. दिस इज द सिंबल ऑफ ALU और ये मेरी मेन मेमोरी है. अब बात करते हैं क्या वाकई में ऐसा होता है कि सारे के सारे प्रोसेसर्स सारे के सारे प्रोसेस एक टाइम में सारे एग्जीक्यूट होते हैं प्रोसेसर से? नो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता. मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप जाओ जॉगिंग भी करो और कार ड्राइव करो, क्या आप कर सकते हो दोनों चीज़ें एक टाइम पे? हम एक टाइम में दोनों चीज़ें नहीं कर सकते. तो इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ हाँ भाई आप एक टाइम में रनिंग कर सकते हो, एक टाइम में आप ड्राइविंग कर सकते हो, तो दैट इज़ अ मल्टी प्रोग्रामिंग. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी यही है. प्रोसेसर एक टाइम में सिर्फ एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा. तो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. प्रोसेसर विल ऑलवेज एग्जीक्यूट वन प्रोसेस ओनली एट अ टाइम. लेकिन ये कैसे होगी मल्टी प्रोग्रामिंग, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ. सो विल सी इन द एक्सप्लेनेशन हाउ इट विल एक्सप्लेन, हाउ इट विल एग्जीक्यूट. देखिए क्या होता है कि प्रोसेस मेरे दो तरीके के होते हैं. प्रोसेस आर ऑफ टू टाइप्स. ऐसा नहीं होता कि प्रोसेस को हमेशा सिर्फ प्रोसेसर की ज़रूरत होती है. प्रोसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की भी ज़रूरत होती है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. सबसे पहला होता है CPU बाउंड प्रोसेस और दूसरा होता है मेरा IO बाउंड प्रोसेसेस. तो जब भी मेरे प्रोसेस को CPU की ज़रूरत होती है तो उनको CPU मिल जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उनको CPU दे देता है और वो अपना काम कर लेते हैं. लेकिन जब मेरा प्रोसेस रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में चला जाता है, वो तो वेटिंग स्टेट में कब जाता है, जब उसको किसी IO की ज़रूरत होती है या किसी मेमोरी की ज़रूरत होती है. तो वो कहलाते हैं मेरे IO बाउंड प्रोसेसेस. फाइन. तो जैसा ही मेरा प्रोसेस जो है रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में चला जाता है. ये स्टेट में आपको जब हम प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जब और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा,
अभी हम सिर्फ इतना ही देखते हैं कि अगर मेरा एक प्रोसेस रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में जा रहा है तो क्या हुआ। अगर मैं स्पूलिंग की बात करूंगा तो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को, मेरे सीपीयू को आइडली सेट करना पड़ेगा, उसको वेट करना पड़ेगा जब वो आएगा, जब करेगा एग्जीक्यूट। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग के केस में क्या होगा, सीपीयू वहाँ पे वेट नहीं करेगा, सीपीयू विल कॉन्टेक्स्ट स्विच टू द अदर प्रोसेस। तो लेट सपोज अगर मेरा एक P1 प्रोसेस है वो रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में चला गया, तो मेरा सीपीयू क्या करेगा, मेरा सीपीयू कुछ नहीं करेगा, मेरा सीपीयू दूसरे प्रोसेस को देखेगा। फाइन। अब ये जो प्रोसेस है ये मेरा P2 प्रोसेस यहाँ पे आ जाएगा और ये फिर क्या हो जाएगा, मेरा दोबारा रनिंग स्टेट में आ जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है ये भी हम आगे जब हम प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे जब उसमें अंदर देखेंगे। लेकिन अभी हम सब इतना समझते हैं कि अब मेरे सीपीयू ने क्या करा, वहाँ पे वेट नहीं किया P1 प्रोसेस के लिए और दोबारा क्या चला गया, P2 प्रोसेस के पास चला गया और उसको रन करने लग गया। फाइन। तो इससे क्या हो गया, मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ गया। अब मान लीजिए मेरा P2 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस भी मेरा रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में चला गया, तो वो क्या करेगा, दोबारा उसके बाद P3 प्रोसेस के पास चला जाएगा और फिर वो उसको एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ, एट अ टाइम तो सीपीयू के पास सिर्फ मेरा एक ही प्रोसेस रहने वाला है, या तो P1 होगा या फिर वो P2 होगा या फिर वो P3 होगा। सो दिस थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एट अ टाइम CPU will execute only one process. Fine. But it is doing what it does a context switching among the processes. क्योंकि प्रोसेस मेरे क्या होते हैं, CPU बाउंड भी होते हैं, मेरे IO बाउंड भी होते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि मेरा प्रोसेस क्या करेगा, P1 प्रोसेस के लिए वेट नहीं करेगा, वो दोबारा किस पे चला जाएगा, P2 प्रोसेस के पास चला जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। फाइन। और इसकी वजह से क्या हो गया, मेरा जो CPU यूटिलाइजेशन है वो भी बढ़ने लग गया। तो इस कंसेप्ट में क्या हुआ कि मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर क्या हुआ कि मल्टी प्रोग्रामिंग में n नंबर ऑफ प्रोसेसेस, सेम काइंड ऑफ प्रोसेसेस जो हैं वो मेरे आने लग गए और उसके बाद मेरा जो प्रोसेसर है वो, अगर मेरा कोई एक प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चला जाएगा तो वो दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने लगेगा। अब मैं बात करता हूँ इसकी एप्लीकेशंस की, इनके एग्जांपल्स की। तो कोई भी हम एप्लीकेशन ऑन करते हैं, लेट सपोज मैं अपने मोबाइल में म्यूज़िक भी सुन रहा हूँ और मैं चैट भी कर रहा हूँ और मेरे पास कॉल भी आ जाता है। सो दीज ऑल काइंड ऑफ आर द प्रोसेसेस। तो ये जैसी प्रोसेस ऑन होंगे, क्या कभी ऐसा होता है कि म्यूज़िक चल रहा हो और आपका चैट बंद हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। हाँ कॉल, बट ऑब्वियस अगर आप कॉल को एक्सेप्ट करोगे तो बाकी जो सारे प्रोसेसेस होंगे वो बंद हो जाएंगे, हॉल्ट हो जाएंगे, वो बंद नहीं होंगे, वो हॉल्ट हो जाएंगे। वो क्यों हॉल्ट होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये सारे प्रोसेस आपने देखा होगा चलते रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो चल रहे हैं और वो कभी बंद नहीं होते। तो इसका मतलब क्या है, ये मल्टी प्रोग्रामिंग है। तो ये जैसे लेट सपोज अगर ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है, ये प्रोसेस 3 है, तो क्या होगा, जैसे ही मान लो अगर म्यूज़िक को किसी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा, वो चैट को ले लेगा, फिर वो कभी कॉल को ले लेगा, इस तरीके से वो काम करता है। फाइन। तो ये हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बात करूंगा क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि रिसोर्सेज, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वायरमेंट नहीं होती है रिसोर्सेज की। उसको क्या होता है, उसको मैनेज करना पड़ता है। सो आई एक्सप्लेन दिस। तो प्रोसेसर को, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा मैनेजमेंट करना होता है, ना कि रिक्वायरमेंट देखनी होती है। अब बात करते हैं कि सीपीयू कब मेरा आइडल रहने वाला है। सीपीयू मेरा आइडल जब रहेगा जब उसके पास या तो कोई भी प्रोसेस नहीं हो, मतलब वो एम्प्टी हो, किसी भी तरह का कोई प्रोसेस नहीं हो, नो प्रोसेस आर देयर, या फिर वो कॉन्टेक्स्ट स्विच करेगा। फाइन। तो ड्यूरिंग कॉन्टेक्स्ट स्विच मेरा सीपीयू आइडल रहने वाला है, या फिर उसके पास कोई भी प्रोसेस नहीं। लाइक फॉर एन एग्जांपल, मेरा रेस्टोरेंट जो है वो कब खाली रहेगा, या तो वहाँ कोई कस्टमर नहीं रहेगा, या फिर मैं किसी का ऑर्डर जो है बना रहा हूँ तब जाके मेरा जो रेस्टोरेंट है, मतलब मेरे जो वर्कर्स हैं वो काम नहीं कर रहे होंगे। तो बेसिकली क्या होगा, इसका एक एग्जांपल हम ये भी दे सकते हैं। मैंने आपको बताया था जब हम कभी किसी दावत करते हैं, हम खाना खिलाते हैं, नीचे बैठा के सबको खाना खिलाते हैं। तो मैंने सबसे पहले एक पर्सन को खाना दिया
और मान लीजिए उसने पानी की रिक्वायरमेंट करी, तो मैंने क्या करा, मैं उसके लिए पानी लेने चला गया, या फिर मान लीजिए उसके पास कॉल आ गया तो मैं उसका कॉल ख़त्म होने का वेट कर रहा हूँ, मैं वहीं बैठा हूँ। तो वो क्या, वो किसका एग्जाम्पल है, वो स्पूनिंग का एग्जाम्पल है। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या करने लग गया मैं कि मान लीजिए मैं उसको खाना दे रहा हूँ और इस बीच में उसको कॉल आ गया, तो मैं क्या करूँगा, उसको वेट नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, उसके नेक्स्ट वाला जो पर्सन होगा उसके पास चला जाऊँगा। तो इस तरीके से मैं उसको कॉन्टेक्स्ट स्विच करता रहूँगा। तो बेसिकली क्या होता है, इसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के अंदर क्या होता है, मैं आपको एक हल्का सा हिंट दे देता हूँ कि लेट सपोज मेरा एक प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P1 मेरा वेटिंग स्टेट में चला गया, प्रोसेस P2 को मेरे CPU ने ले लिया। तो ये जो होता है, ये प्रोग्राम काउंटर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। प्रोग्राम काउंटर इज नथिंग बट हु स्टोर्स द एड्रेस of the process in execution or of the instruction in execution। ठीक है, तो क्या होगा कि लेट सपोज मेरा एक P1 प्रोसेस है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है और वो उसका एक एड्रेस आ गया 1024 प्रोग्राम काउंटर में, और इसी बीच में उसको किसी IO की ज़रूरत पड़ गई, तो क्या होगा, यहाँ पे वेटिंग स्टेट में चला जाएगा वो, और जो मेरा ये एड्रेस होगा वो कहाँ चला जाएगा, मेरा स्टैक के पास चला जाएगा। फिर वो इस वाले नेक्स्ट प्रोसेस को ले लेगा और इसके एड्रेस को कहाँ लोड कर देगा, दोबारा प्रोग्राम काउंटर पर। लेट सपोज वो है 23036, तो ये P2 का जो एड्रेस होगा वो इसमें लोड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिनिश हो जाएगा, तो यहाँ पे जो 1024 एड्रेस जो स्टोर हुआ था वो क्या हो जाएगा, पॉपअप होकर दोबारा P1 प्रोसेस मेरा रिज्यूम बैक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो प्रोसेस P1 है वो दोबारा क्या होगा, दोबारा से स्टार्ट नहीं होगा। इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। लेट सपोज कि मैं चाय बना रहा हूँ, मैंने चाय बनाई, मैंने पानी उबाला, गैस ऑन की, मैंने पानी उबाला, मैंने दूध उबाला, उस पर चाय पत्ती डाली। इसी बीच में क्या हो गया, मेरी गैस खत्म हो गई। फाइन, दैट मीन्स वॉट कि मैं एक प्रोसेस हूँ, मैं एक प्रोसेस अपना काम कर रहा था, लेकिन इसी बीच मेरे को क्या हो गया, एक इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ गई, मतलब मेरे को एक अलग से एक सिलेंडर की जरूरत पड़ गई। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा एज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मेरे पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो है नहीं, मेरा ब्रेन क्या कहेगा मेरे को, मेरा ब्रेन ये कहेगा कि जाओ और जाके सिलेंडर चेंज करो। तो मैं अपना सिलेंडर चेंज करूँगा और सिलेंडर चेंज करने के बाद मैं गैस को ऑन करूँगा। तो क्या मैं दोबारा से चाय बनाऊँगा, क्या मैं दोबारा से पानी गर्म करूँगा, दूध गर्म करूँगा, चाय पत्ती डालूंगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। मैं क्या करूँगा, वहीं से रिज्यूम बैक करूँगा। तो वहीं से रिज्यूम करूँगा, दैट मीन्स कि मैं वहीं से चाय बनाना चालू करूँगा। तो यही इसके अंदर होता है, यही दैट इज़ अ प्रोसेस, दैट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो दिस इज़ अ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, सबसे पहला एडवांटेज जो ये है कि इसका जो CPU यूटिलाइजेशन है बहुत हाई है, क्योंकि अब मेरा CPU कब आइडल रहने वाला है, मेरा CPU जब आइडल रहने वाला है, या तो उसके पास कोई प्रोसेस नहीं हो एग्जीक्यूट करने के लिए, या फिर कब वो कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहा हूँ। तो जब कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहा हो या फिर कोई प्रोसेस नहीं हो, तब मेरा CPU आइडल रहने वाला है। दूसरा पॉइंट मेरा क्या हो रहा है कि मेरा जो वेटिंग टाइम है वो डिक्रीज़ हो गया, ठीक है, प्रोसेस को वेट कम करना पड़ रहा है, और जो मेरा रिस्पॉन्स टाइम है वो इंक्रीज़ हो गया, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम का रिस्पॉन्सिंग टाइम है वो इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद क्या है कि मैं मल्टीपल यूज़र्स को भी हैंडल कर सकता हूँ। मान लीजिए अगर नेटवर्किंग का अगर मैं कंसेप्ट लूँ, तो मेरे पास मल्टीपल यूज़र्स हैं, मल्टीपल नोड्स लगे हुए हैं, तो भी मैं क्या करूँगा कि मल्टीपल यूज़र्स को एक्सेस कर सकता हूँ और उनको अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बता तो दिया लिख के कि भाई P1, P2, P3, Pn प्रोसेस होने चाहिए, लेकिन ये कौन से प्रोसेस होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें किस तरीके के प्रोसेस सेलेक्ट करने हैं, सेम नेचर ऑफ प्रोसेस, सेम नेचर के हों वो प्रोसेसेस, उनको सेलेक्ट करना है। तो इन लोगों की जो शेड्यूलिंग होगी वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होने वाली है, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है। वो चीज़ हम पढ़ेंगे अब जब हम प्रोसेस मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि शेड्यूलिंग टेक्निक्स, किस तरह की शेड्यूलिंग हमें रखनी है, क्या हमें FCFS रखना है, या फिर हमें शॉर्ट शेड्यूलिंग रखनी है, या फिर हमें राउंड रॉबिन रखना है, या फिर हमें प्रायोरिटी शेड्यूलिंग रखना है। तो ये सारी की सारी शेड्यूलिंग हम पढ़ेंगे जब हम प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे। दूसरा क्या होता है कि मेमोरी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, उसका भी काफ़ी रिक्वायरमेंट रहेगी, कब मेरे को मेमोरी देनी है, कब नहीं देनी है, कब मेरे को प्रोसेस को वेट कराना है। तो पेजिंग, सेगमेंटेशन, फॉल्ट, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये सब हम जब मेमोरी मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे, जब उसके अंदर पढ़ेंगे, तो जो उसके डिसएडवांटेजेस हैं वही मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर बनने वाले हैं। उसके बाद मेमोरी फ्रेगमेंटेशन और पेजिंग। मेमोरी फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, बेसिकली मेमोरी फ्रेगमेंटेशन ये होता है कि जगह जगह पे मेरे होल्स हैं। लेट सपोज कि मेरे पास ये एक मेमोरी है,
मेरे एक प्रोसेस P1 यहाँ पे है, प्रोसेस P2 यहाँ पे है, प्रोसेस P3 यहाँ पे है। अब ये मान लीजिए एग्जीक्यूट हो गया और एग्जीक्यूट होने के बाद इसके पास ये जगह खाली रह गई, फिर ये यहाँ पे जगह खाली रह गई, फिर ये यहाँ पे जगह, मतलब मेरे होल्स जो है, मेरी जो फ्री मेमोरी है वो स्कैटर्ड वे में रखी हुई है, एक साथ नहीं है। तो ये क्या कहलाता है? मेमोरी फ्रेगमेंटेशन। तो मेमोरी फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि मेरे जो मेमोरी के होल्स हैं, जो मेरी फ्री मेमोरी है वो अलग अलग जगह पे रखी हुई है, इसको भी व्यवस्थित करना पड़ता है, इसको भी अरेंज करना पड़ता है। वो हम चीज़ पढ़ेंगे मेमोरी फ्रेगमेंटेशन में। फिर उसके बाद पेजिंग होती है। पेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है मेमोरी मैनेजमेंट की, तो वो भी इसका एक डिसएडवांटेज है मल्टी प्रोग्रामिंग का। तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से हम मेमोरी पेजिंग किस तरीके से करते हैं हम मेमोरी मैनेजमेंट। तो दोबारा से मैं इस बात पे एम्फेसिस फोकस करना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये है फाइन कि एक से ज़्यादा प्रोसेस एक टाइम में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन इसका अगर मैं रियल मीनिंग देखूँ तो उसका रियल मीनिंग यही है कि मेरे पास एक टाइम में एक ही प्रोसेसर है, ठीक है। अभी मेरे पास मल्टीपल प्रोसेसर नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही CPU रहने वाला है। तो एक ही CPU सिर्फ एक ही प्रोसेस को एक टाइम में एग्जीक्यूट करेगा। ये तो वंस एंड ऑल है, मतलब 100 बात की एक बात है कि मेरा एक प्रोसेसर एक टाइम में सिर्फ एक प्रोसेस को ही एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर मेरा प्रोसेस जो रन हो रहा है या जो एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर वो IO की रिक्वेस्ट करता है या किसी वजह से वेटिंग स्टेट में चला जाता है, तो मेरा CPU जो होगा उसके लिए काम नहीं करेगा, उसके लिए वेट नहीं करेगा, वो क्या कर देगा? स्विच कर देगा दूसरे प्रोसेस में। और ये कौन कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है। ऑपरेटिंग सिस्टम CPU को बोलेगा कि भैया ये तो चला गया वेट में, अब आपको क्या करना है? दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना है। तो वन एट अ टाइम तो सिर्फ एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, बट हाँ यूज़र को ऐसा लग रहा होगा कि यार मेरे यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग हो रही है, मतलब एक टाइम में एक से ज़्यादा प्रोसेस मेरे हो रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए, टेक्निकली अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होता। CPU मेरा सिर्फ एक टाइम में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में। फाइन। तो जो ये फ्रेगमेंट, अभी मैंने जो बताया आपको, ये फ्रेगमेंटेशन जो होता है, ये फ्रेगमेंटेशन कौन दूर करता है? पेजिंग दूर करती है। तो इसकी वजह से जो हमारे स्कैटर्ड वे में जो हमारे मेमोरीज खाली रह गए हैं, वो सारे के सारे उसके अंदर भर जाते हैं।